क्या आपको पता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आखिर आता कहां से है? क्या वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन से, या फिर क्या वो आईपीओ की सर्विसेज देके, या फिर क्या वो एसेट मैनेजमेंट की सर्विसेज देके, या फिर क्या वो एडवाइजरी सर्विसेज देके इन सब से पैसा कमाते हैं? नहीं, अगर आप ऐसा कुछ भी सोचते हैं तो आप बहुत ज्यादा गलत हैं। और अगर आपको जानना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे ज्यादा पैसा आखिर कहां से कमाती है, उनका मेन रेवेन्यू सोर्स आखिर होता क्या है, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशंस? So guys, today is day 20 of our equity research analyst challenge and guys, हम लोग हमारी जर्नी के अंदर काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। हम लोग ऑलमोस्ट हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सेगमेंट भी खत्म करने वाले हैं। अब बस हमारे दो ही टॉपिक्स बच गए हैं, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज एंड एक और है हमारा एसेट मैनेजमेंट। एक बार हमने ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डन। तो गाइस, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइएगा, मैंने माइक खरीदा है गाइस, आपको मेरी अब ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है? आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स लग रहे हैं? अगर आपके पास और भी कोई फीडबैक है तो मुझे जरूर दीजिएगा। सो विदाउट ado, लेट्स गेट इनटू द वीडियो करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज के बारे में जानेंगे कि आखिर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंकर एज अ ब्रोकर क्या काम करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर आखिर बहुत सारे पैसे कैसे कमाता है इस वाली एक्टिविटी के थ्रू। सो विदाउट ado, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, मैं आपको आगे कुछ भी ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज के बारे में बताऊं, आप मेरे को सबसे पहले ये कमेंट करके बताइए, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैच्स इन दोनों ने कितना प्रॉफिट मार्जिन अपना ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज के थ्रू रेवेन्यू मॉडल में दिखाया था लास्ट ईयर? ठीक है, तो आप ये वाली चीज मेरे को बताइए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम लोगों की कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कितने ज्यादा पैसे ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज के अंडर कमाती है। सो प्लीज राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। तो गाइस, हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग यार सिंपल होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ठीक है, अभी हम इधर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की बात करेंगे। और अदरवाइज ट्रेडिंग का सीधा मतलब सेलिंग और बाइंग से होता है, राइट? तो इधर हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बाई करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, और ब्रोकरेज का मतलब आप एज अ ब्रोकर वर्क करो। ठीक है, कहने का मतलब मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरे को जैसा जैसा बोलेगा मैं उसके हिसाब से वैसा वैसा वर्क कर दूंगा। तो आई विल एक्ट एज अ ब्रोकर एंड आई विल अर्न कमीशन। अब हम इस चीज को थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं, बट आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज क्या है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वो कैसे आखिर पैसा कमाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज एक्टिविटीज के थ्रू। सो लेट्स डीप डाइव। सो गाइस, हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है ट्रेडिंग डेस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, कहने का मतलब अब इधर क्या होगा, आप ट्रेडिंग डेस्क के अंदर दो चीजें होती है, एक प्रोप्राइटरी हो सकता है आपका, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है आप अपने लिए करोगे वो वाली चीज। नेक्स्ट होता है आपका ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का मतलब होता है आप ये वाली चीज एज एन इंटरमीडियरी वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है ना यार, देखो, अब आप अगर खुद की इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, खुद की रिसर्च करके, खुद का अपना पूरा का पूरा टाइम लगा के, पूरे एफर्ट्स लगा के, फिर उसके बाद एक प्लान बनाते हो कि यार ये वाले सिक्योरिटीज मेरे अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, मुझे ये वाले खरीद लेने चाहिए, बाकी ये ओवर वैल्यू चल रहे हैं, बेच देना चाहिए, और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करवाती हूँ अपने ही ट्रेडर्स से, और उनका जो भी प्रॉफिट होता है उसको मैं रख लेती हूँ। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग फॉर प्रोप्राइटरी यूज। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपको ट्रेडिंग एज अ पर्पस ऑफ अ ब्रोकरेज। ट्रेडिंग एज अ पर्पस ऑफ ब्रोकरेज इज वेरी वेरी सिंपल। तो देखो यार, इसमें क्या होता है ना, आप यही सेम चीज को एज एन इंटरमीडियरी वर्क करने वाले हो। आपका क्लाइंट जस्ट बिकॉज कुछ सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, आप उनको बाई कर रहे हो, लेकिन आप बाई करोगे जो वो प्राइस बोल रहा है उससे सस्ते में, और जो आपको एक बायर मिलता है वो आपसे मांग रहा है वो वाले शेयर्स को, आप उसको वो वाले शेयर्स थोड़े महंगे प्राइस में बेचोगे। तो आप एज अ ब्रोकर वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो आप इधर बिड और आस्क से पैसे कमाने वाले हो। ठीक है, बिड और आस्क का मतलब कि आप कितना मांग रहे हो और आप कितना रेडी हो सेल करने के लिए उस वाली सिक्योरिटी के लिए। तो उस बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं बिड आस्क का डिफरेंस। ठीक है, इस वे में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक का अंडर ब्रोकरेज कमाता है। तो अंडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डेस्क वी अंडरस्टूड देयर आर टू टाइप्स, प्रोप्राइटरी यूज एज वेल एज ब्रोकरेज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट होता है हम लोगों का एसेट मैनेजमेंट। पर गाइस, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट ये जो अभी हम लोगों ने ट्रेडिंग डेस्क के बारे में बात की, आप समझते हो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसी होती है। गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग आर मोस्टली शॉर्ट टर्म, राइट, जस्ट फॉर अ डे। तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होती है। अब हम बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट के बारे में। यार, एसेट मैनेजमेंट का मतलब पता है क्या होता है?
एसेट मैनेजमेंट का मतलब है मैं किसी और के पैसे मैनेज कर रही हूँ, उसका ही मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है कि आप सिर्फ एज अ ब्रोकर वर्क करने वाले हो। माइंडेड एसेट मैनेजमेंट के अंदर आप हमेशा एज अ ब्रोकर ही वर्क कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप किसी और के पैसे मैनेज कर रहे हो तो वो आपको बताएगा कि उसको पोर्टफोलियो कैसा चाहिए। आप जैसा जैसा उसका पोर्टफोलियो बोलता है उस हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट्स करोगे, या फिर वो जो स्पेसिफिकली आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बोलता है आप सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट्स करोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इधर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक एक तरह से हेल्पिंग इंस्टीट्यूशन की तरह आ रहा है एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों का इंस्टीट्यूशन क्या करने वाला है ना, वो इन सब चीजों के लिए कमीशन अर्न करेगा। तो ब्रोकरेज में वो कमीशन अर्न करने वाला है। बेसिकली वो बोलेगा कि हाँ मैंने आपकी इतनी ज्यादा हेल्प की है इस ट्रेड को करने के लिए, आप इतना कमीशन मेरे को दो। मैंने इधर आपकी हेल्प किया, मुझे इतना कमीशन दो। तो इधर कमीशन के थ्रू हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक पैसे कमाने की कोशिश करता है माइंडेड। लेकिन हम लोगों का जो ट्रेडिंग डेस्क था वहां पे वो बिड आस्क से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे वो कमीशन मांग रहा है क्योंकि उसने वो वाली सर्विस एग्जीक्यूट की जो मैंने आपके बिहाफ पे की है। ठीक है, तो इधर मैं एज अ रोबोट वर्क कर रही हूँ। इनडायरेक्टली बोलूँ तो मुझे जैसा बोला जा रहा है मैं वैसा कर रही हूँ, या फिर मुझे जो भी एक एसओपी टाइप दे दिया गया है, या फिर मेरी जो रिपोर्ट बनाई गई थी पोर्टफोलियो रिपोर्ट की, मैं इन सब चीजों में ही सिर्फ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं सिर्फ उधर ही इन्वेस्ट कर रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। इसको ही हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट। सो गाइस, मैं एसेट मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को जब बता रही थी तो मैंने आपको स्पेसिफिकली ये वाला सिनेरियो बताया था जहां पे हमें एज एन हेल्पिंग हैंड वर्क कर रही हूँ। ठीक है, जहां पे मैं कमीशन अर्न करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज आई हेल्प यू ऑन इट, राइट। बट अभी होने क्या वाला है ना, यही सेम चीज एसेट मैनेजमेंट के अंदर ना दूसरा सिनेरियो भी होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था जहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मेरा रिस्क टॉलरेंस इतना है, भाई मैं इतनी रिस्क ले सकती हूँ और भाई मुझे इस लेवल का रिटर्न चाहिए। अगर मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा इन्वेस्टमेंट बैंकर का, वो कैसे भी मेरे पैसे लगाए, ठीक है, लेकिन मुझे इस टाइप का रिटर्न दे दे और मेरी इस वाली रिस्क को टॉलरेट, मतलब इस वाले मेरे टॉलरेंस लेवल से आगे नहीं जाने देना चाहिए। तो अगर ऐसे भी चीजें हो रही है ना तो फिर हम उसको अंडर एसेट मैनेजमेंट यही वाली कैटेगरी के अंदर लेते हैं। अभी आपने दो चीजें मैंने जो आपको एसेट मैनेजमेंट के अंदर बताई, एक होता है आपका डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो, नेक्स्ट होता है आपका नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो। अब यार सिंपल है, डिस्क्रिशनरी मतलब जहां पे हम लोगों का मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि यार वो कौन से शेयर सेलेक्ट करेगा, एटलीस्ट उसको ये पता है कि उसको इस वाली रिस्क टॉलरेंस से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, प्लस आपको ये वाला लेवल का अचीव करना है। लेकिन डिस्क्रिशन है ना तब भी मैनेजर का, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ रियल एस्टेट पे, तो डिस्क्रिशनरी हो गया। लेकिन यहीं पे अब अगर आप एज एन हेल्पिंग हैंड वर्क कर रहे हो, जो भी आपका क्लाइंट बोल रहा है बस रोबोट की तरह वर्क करके दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो। उधर आप अपना कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, जैसा क्लाइंट बोलेगा वैसा करने का। तो ऐसा रहता है गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम आगे बढ़े हेज फंड्स की तरफ, उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। मुझे ये बताइए आप, आपके अकॉर्डिंग एसेट मैनेजमेंट की जो मैंने अभी आपको सर्विसेज बताई, ये शॉर्ट टर्म होती होगी या लॉन्ग टर्म होती होगी? सोच के बताना। चलो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम हेज फंड सर्विसेज के भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस अगर हम हेज फंड्स की बात करें ना, तो यार हेज फंड्स का मतलब ही होता है ये लोग ना कैसे भी करके मिस प्राइसिंग, कहने का मतलब यहाँ पे सस्ता मिल रहा है यहाँ पे महंगा बेच सकते हैं। कोई भी इसका स्पेसिफिकली नहीं रहता, वो कोई भी मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स मार्केट, कहीं पे भी कोई भी चीज उनको स्टॉक मार्केट में मतलब सस्ते में मिले महंगे में वो सेल कर सकते हैं, या फिर कहीं पे भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देखती है। नाउ आई यूज दिस वन वर्ड कॉल्ड आर्बिट्राज। यार ये आर्बिट्राज क्या होता है? तो गाइस हम जानते हैं इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी एक बीएससी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, आपको टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदना है। टाटा मोटर्स का शेयर जो आपको एनएससी में मिल रहा है वो 99 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन सेम आपको 100 रुपीज का मिल रहा है बीएससी में। तो अब आप कहां से खरीदोगे? आप एनएससी से खरीदोगे, बॉम्बे एक्सचेंज में सेल कर दोगे, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई लेट्स से, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ शेयर्स खरीदे और आपने सेम टाइम पे बेच दिए, सेलिंग इट एट द सेम टाइम, लेकिन आपने कोई रिस्क नहीं ली और आप रिवॉर्ड एंजॉय कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर, राइट? आपने रिस्क ही नहीं ली और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे मैच ऑफ करेंगे और फिर वो दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे सेम प्राइस हेड ऑफ होगा, राइट?
तो इसी चीज को हम बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने मिस प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया और आपने सेम टाइम पे बिना रिस्क के रिवॉर्ड लिया। इसी पूरी सिनेरियो को हम बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो गाइस हम लोगों का हेज फंड ना वर्क ही इस चीज पे करता है कि उसको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसीलिए इधर ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज करता है। वो सस्ते में बाई महंगे में सेल करने की कोशिश कर रहा है हेज फंड। सो गाइस आई रियली होप आपके सारे क्वेश्चंस इस वाली टॉपिक से रिलेटेड काफी ज्यादा आंसर हो गए होंगे। नहीं भी हुए होंगे गाइस तो अभी हम लोग ना एसेट मैनेजमेंट स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड ये सब थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, तो आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया लगेगा। ठीक है गाइस, बाकी ये वीडियो कैसी लगी और जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। साथ ही साथ मुझे फीडबैक दे देना ये माइक की क्वालिटी है कैसी, समझ में आ रहा है, थोड़ा बेटर लग रही है मेरी ऑडियो क्वालिटी। मेरे को बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे थे, आप लोग बोल रहे थे दीदी आप एक माइक खरीद दो, आपकी ऑडियो अच्छे से समझ नहीं आती है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आई होप अभी थोड़ा बेटर हुआ होगा। सो गाइस आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।